अब हम देखते हैं व्रत का अंतः भाग और बाह्य भाग। एक व्रत है, व्रत के अंदर वाला भाग अंतः भाग होगा, बाहर वाला बाह्य भाग होगा। इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट है तो ये व्रत के बाहर है, तो ये बाह्य बिंदु हुआ। और ये कोई अंदर है तो ये अंदर वाला को हम अंतः भाग कहते हैं, अंतः बिंदु कहलाएगा एक तरह से। तो ये ओ, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और एक दे देते हैं सी, जो कि हमारा पॉइंट परिधि पर है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो ओ सी होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा, और जो ओ ए होगा ये वाला, बताओ त्रिज्या से ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा त्रिज्या से? जो ए है, ओ ए है, दिख रहा है ये बाहर वाला है, तो ये ऑब्वियसली इसका त्रिज्या से बड़ा होगा। और जो ओ बी वाला पार्ट है वो त्रिज्या से छोटा होगा। तो इसमें बस कुछ नहीं देखना, यही देखना है। अब ये तो हो गया हमारा, ये हुआ था व्रत का अंत बिंदु। ये अंत बिंदु कहलाएगा। अंत बिंदु तथा बाह्य बिंदु। तो जो हमारा अंत बिंदु है वो बी हो गया। लिख लो, लिखना चाहो तो ऐसे कि जो बी है वो ए है। बी मेरा हो गया अंत बिंदु, और ये बाह्य बिंदु ए है, वो बाह्य बिंदु हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम क्या। एक होता है सकेंद्रीय व्रत। सकेंद्रीय व्रत क्या होता है? वैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, सकेंद्रीय मतलब केंद्र से रिलेटेड है। तो सकेंद्रीय जिनके केंद्र एक जैसे हों। क्या एक जैसे केंद्र से कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? एक केंद्र ये है, तो इससे ये मान लो मैंने खींचा, तो क्या इस केंद्र से और भी खींचे जा सकते हैं व्रत? यहाँ से आपने ये बनाया प्रकार की सहायता से, प्रकार को थोड़ा और बढ़ाओ, तो ऐसे करके ऐसे बनेगा एक, बन सकता है। इससे भी बड़ा और बन सकता है। तो मतलब केंद्र तुम्हारा एक ही है, और जो तुम व्रत बना रहे हो वो अलग अलग है। तो ये जितने भी व्रत हैं इनका सबका केंद्र एक है, ओ। तो ये सारे सारे के सारे सकेंद्रीय व्रत कहलाएंगे, सकेंद्रीय व्रत। और इनकी त्रिज्या जो होती है R1, इसकी R2, इसकी R3। तो R1 छोटा है R2 से, और R3 सबसे बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा व्रत होगा उसका उतनी बड़ी त्रिज्या होगी। सबसे छोटे व्रत की त्रिज्या सबसे छोटी होगी। तो ये सकेंद्रीय व्रत हुआ। अब है व्रत का चाप क्या होता है, ये देखते हैं। व्रत का चाप, कोई व्रत है तो प्रकार की सहायता से जो हम खींचते हैं ना, ये चाप कहलाता है। कोई भी पार्ट है, मान लो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ये वाला पार्ट जो है चाप कहलाएगा तुम्हारा। बाकी का भी चाप ही है,
क्योंकि जो हमने ये वाला पार्ट लिया है हम ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, बड़ा वाला। तो इसमें क्या कहते हैं, छोटे वाले भाग को कहते हैं कि ये वाला ए बी है, तो छोटे वाले भाग को हम लघु चाप बोल देते हैं, ये वाला। तो ये तुम्हारा लघु चाप हो गया। और जो ये वाला है दीर्घ चाप, मतलब बड़ा चाप। तो ये चाप होते हैं। अब हम इनको दर्शाते कैसे हैं कि यहाँ पे x ले लिया, एक x पॉइंट, और यहाँ पे y ले लिया। दर्शाने का इनका तरीका है जैसे कि a x b, इसको ऐसे लिखेंगे, चाप दर्शाने का तरीका a x b। और इसको हम जो दर्शाएंगे उसको दर्शाएंगे a y और b, ऐसे। मतलब कि ये लगाना जरूरी है ऊपर। तो ये लघु चाप और दीर्घ चाप हो गया। व्यास आपको बता ही दिया मैंने पहले। अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त क्या समझ रहे हो तुम अर्धवृत्त से? मतलब कि आधा, अर्ध का मतलब आधा होता है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो एक व्रत है, कोई लिया, व्रत लिया तुमने यहाँ से, ये व्रत ले लिया तुमने, अब इसको आधा काट दिया ऐसे, तो ये अर्धव्रत कहलाएगा। कौन सा वाला पार्ट? सिर्फ ये वाला पार्ट। एक ये अर्धव्रत है और दूसरा वाला भी अर्धव्रत ही होगा अगर इसको हम बनाना चाहें तो। दोनों को अलग अलग काट दिया। अब इसका वो देख लेते हैं हम क्या होगा। हमने जो परिधि निकाली थी, अगर मैं इसका परिमाप पूछूं आपसे तो कैसे निकालोगे? परिमाप होता है कि उसके चारों तरफ कितना घेर रहा है वो लाइनिंग पूरा। तो इसका टोटल परिमाप ऐसे निकालोगे तुम, ये सब पता होना चाहिए। तो हम ऐसे निकाल लेंगे अर्धवृत्त का अगर हमें परिमाप निकालना है। ये हो जाएगा, ये वाला कितना है हमारा? क्योंकि अर्धवृत्त होता है जो हमेशा डायामीटर व्यास होता है वहीं से कटता है पूरा बीचों बीच से। तो ये हमारा व्यास क्या था? 2r। और ये वाला है, याद करो, परिधि। परिधि जो मैंने बताई थी, तो ये पूरा टोटल परिधि है, तो ये आधी परिधि हो जाएगी। टोटल परिधि कितनी थी? 2πr। तो आधी कितनी हो जाएगी? πr। तो ये और ये, तो इसका परिमाप हो गया 2r प्लस πr। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r कॉमन लेके 2 प्लस पाई। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है मान लो, तो कैसे निकालूंगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल तो पूरे वृत्त का था, उसका जस्ट आधा हो जाएगा बस। तो अर्धवृत्त का अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा 1/2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल तो आधा ही रहेगा, आधा इधर आधा इधर। तो 2πr तो वृत्त का था और इसका हमें आधा करना है, तो 2 से 2 कटेगा तो πr अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम एक चीज और देखते हैं इसमें, वृत्तखंड नाम का कुछ होता है। वृत्तखंड ये होता है, वृत्तखंड एक वृत्त है, जीवा द्वारा अगर हम काटेंगे, एक खंड ये बनेगा, एक खंड ये बनेगा, तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड।
और ये वाला जो हो जाएगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो इनका क्षेत्रफल निकालना हम आगे सीखेंगे बाद में, अभी देखते हैं। फिर होता है एक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में चक्कर पड़ जाता है कि हम कैसे, क्या होता क्या है। तो त्रिज्यखंड जैसे नाम से पता है कि एक वृत्त के त्रिज्याओं से बना हुआ खंड होता है ये। इसमें ये जीवाओं से बना होता है, एक जीवा द्वारा काटा है। तो ये निकाली, ये दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं से ये वाला खंड बनेगा हमारा। तो वो क्या कहलाएगा, वही त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो छोटे वाले को हम वही लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। बस इतना याद रखना है इसमें। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ गए। क्षेत्रफल निकालना हम बाद में सीख ही लेंगे, और परिमाप निकालना भी सीखना है। अगर अच्छा इसमें देखो कि अगर व्यास, ये जीवा की जगह कोई व्यास होता, एक तरह से अर्धवृत्त समझ सकते हैं हम। अगर मैं इसको जीवा को बढ़ाते जाऊं तो ये एक सबसे बड़ी जीवा व्यास होगी, और व्यास जब हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा अर्धवृत्त। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक जो अर्धवृत्त होता है वो भी एक वृत्तखंड होता है। जो अर्धवृत्त होता है वो भी एक वृत्तखंड होता है। और अगर इसमें देखते हैं, ये त्रिज्या को अगर मैं इसकी जगह ये वाली त्रिज्या लेता, तो ये भी तो त्रिज्या ही है, तो भी एक अर्धवृत्त बन जाता। तो अर्धवृत्त एक वृत्तखंड भी है, त्रिज्यखंड भी है, देख सकते हो तुम। अब इसमें एक चीज और नोट करनी है कि वृत्तखंड जब मैंने बनाया, ये वृत्तखंड है, ये वाला है जो वृत्तखंड है, और त्रिज्यखंड भी है। तो हम इसको, त्रिज्यखंड है उसको हमने वृत्तखंड बना सकते हैं ऐसे। तो क्या वृत्तखंड को त्रिज्यखंड बनाया जा सकता है क्या? नहीं, एक ही कंडीशन में होगा बस वो सब, जब हमारा ये व्यास जीवा की जगह एक व्यास हो, तब जाके तीनों समान होते हैं। अर्धवृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड तीनों समान होते हैं। तो अर्ध वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में आपको पता चल गया क्या होता है। आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं।